बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं इंशाल्लाह वेरी सून आपको एक बुक की फॉर्म में नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक मैंने इसको किसी भी पब्लिशर से पब्लिश नहीं करवाया क्योंकि वो टाइम मांग रहे हैं 1 मंथ का और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए जो है वो फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बुक जो है वो दे सकता हूँ प्रिंटर से निकाल के प्रिंट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, मतलब जेन्युइन प्रिंटर से, नॉट अ फोटो कॉपियर मशीन से नहीं होगा। 80 ग्राम के पेज पे आपको ये जो एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़, वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो मैसेज करें ताकि आप लोगों को इसकी फ़र्दर जो डिटेल है वो मैं बता सकूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसल कंट्रैक्शन और वी कैन से स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब आपको पता होना चाहिए ये जो फिलामेंट मॉडल है ये A.F. हक्सले और H. हक्सले ने जो था ये दिया था। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ा था कि मसल्स जो होते हैं उनके अंदर जब स्पेशली स्केलेटल मसल्स की बात की जाती है तो वहाँ पर हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं, स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, अल्टरनेटिवली लाइटर एंड डार्कर बैंड देखने को मिलते हैं। हमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट देखने को मिलती है जिसका नाम हमने सार्कोमेयर रखा था और सार्कोमेयर में जी लाइन, एम लाइन, ए बैंड, आई बैंड्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो तकरीबन इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि किस तरह से मायोसिन फिलामेंट ऊपर एक्टिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। किस तरह से मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं और किस तरह से मायोसिन जो है वो स्लाइडिंग में हेल्प करवाती है, किस तरह से वो एक्टिन को खींचती है। सारे का सारा ये जो प्रोसीजर है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को विद एनिमेशन इंशाल्लाह जो है वो प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब एक मसल जो है, ये फॉर एग्जांपल मसल है, इसको मैसेज आना है, ब्रेन ने इसको मैसेज भेजना है कि तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, बाइसेप्स की अगर बात करो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो बाजू है टू वर्ड किधर आ जाएगी, आपके पास शोल्डर आ जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, ये मैसेज कहाँ से आया, ब्रेन से आया, तो इसने इसकी मूवमेंट करवाई है। और इसी तरह से जब ये रिलैक्स करेगा तो नीचे से ट्राइसेप्स क्या कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास, यहाँ पर मेनली नर्वस सिस्टम, और वो भी कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स को लेकर आते हैं किस जगह पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपके पास न्यूरॉन है, ये आपके पास क्या है, मसल सेल है। तो दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है आपके पास। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले नर्व एक्साइटेशन, जो नर्व एक्साइट हुई, एक्साइट होकर मैसेज लेकर आई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या होगा, न्यूरॉन की एंडिंग के अंदर, न्यूरॉन की जो एंडिंग्स हैं उसके अंदर बेटा क्या चीज़ मौजूद है, ये वेजिकल्स मौजूद हैं। इन वेजिकल्स के अंदर एक ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है जिसका नाम क्या है आपके पास, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू निकाल दिया जाएगा। अब ये किधर आ जाएंगे, इस कैविटी के अंदर आ जाएंगे। इस कैविटी के अंदर ये न्यूरॉन है, ये मसल है, इसकी इस कैविटी के अंदर ये इनके ऊपर आके रिसेप्टर साइड के ऊपर बाइंड कर जाएंगे। जब ये बाइंड करेंगे तो ये जो मैसेज होगा ये किधर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के अंदर। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो हैं इनको आप टी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है, याद रख लें, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सार्कोलीमा। जब सार्कोलीमा इनवेजिनेट करती है तो एक टी ट्यूबुलर सिस्टम बनाती है और ये टी ट्यूबुलर सिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है, जी लाइन के ऊपर। और ये इसने मैसेज किधर कन्वे करना है, थ्रू आउट द मसल फाइबर, पूरी मसल फाइबर के अंदर ये मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करते हैं। साथ साथ आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं एनिमेशन के अंदर। उसके बाद ये स्टूडेंट, ये जब टी ट्यूब्यूलर सिस्टम जो है वो अपना काम करता है तो क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज दिया जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होते हैं, चूंकि ये किसके अंदर मौजूद हैं, ये मसल सेल के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, फौरन से कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देंगे साइटोसोल के अंदर। हर एक एमसीक्यूज है, हर बात एक एमसीक्यूज है। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आपके पास साइटोसोल के अंदर इसको छोड़ेंगे तो ये क्या कर देते हैं, ये फौरन से ट्रोपोनिन के साथ जो है वो बाइंड कर देते हैं। ट्रोपोनिन की 3 जो है वो आपके पास आगे फर्दर यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स। ट्रोपोनिन TNI ये इनहिबिटरी होता है, ये एक्टिन के साथ एक्चुअली अटैच होता है। ट्रोपोनिन
सी, इसने कैल्शियम को बाइंड करना है, एंड ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है ये क्या करता है, लगा हुआ होता है इसका ये सब यूनिट। तो क्या हुआ कि इसका जो सी स्पेसिफिक सब यूनिट है यहाँ पर आगे कैल्शियम बाइंड करेंगे। जैसे ही कैल्शियम बाइंड करेंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है, थिन फिलामेंट होता है, वो 3 मेन यूनिट्स जो प्रोटीन है उनसे मिलकर बना होता है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और आपके पास तीसरी कौन सी है, ट्रोपोनिन। तो जो ट्रोपोमायोसिन होती है वो एक्टिन के ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से ट्विस्टेड होती है और उसने उस जगह को घेरा हुआ होता है जहां पर आके क्रॉस ब्रिज लगना है। जैसे डियर स्टूडेंट्स कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन सी सब यूनिट के साथ लगेंगे, ये अल्टर कर देगा कन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन की कन्फर्मेशन में चेंजेस आएंगी और वो क्या कर देगा, जो एक्टिव साइट्स थी उनको एक्सपोज कर देगा ताकि इसके साथ क्या मिले, क्रॉस ब्रिज मिले। और क्रॉस ब्रिज आपको पता है किस चीज़ से बना होता है, क्रॉस ब्रिज जो है ये आपके पास एक मायोसिन प्रोटीन है अगर, तो मायोसिन के एंड पे जाके एक ग्लोबुलर हेड बना हुआ होता है। ये ग्लोबुलर हेड जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। इसने मायोसिन के इस हेड ने किसके साथ मिलना होता है, एक्टिन के साथ। जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। और जब ये क्रॉस ब्रिज बन जाता है तो ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बन गया तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, जो एक्टिन का फिलामेंट होता है उसको क्या करेगा, इस तरह से अपने ऊपर स्लाइड करवाएगा। तो इसी तरह से जो 2 जी लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, आई बैंड शॉर्टन हो जाते हैं, जोन ऑफ हैले डिसअपीयर हो जाती है, ए बैंड जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर हो गया। हर एक मैंने आपको बोला है कि जो लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल रहा है ये एक MCQs है, आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो अपने अंदर जो है वो बिल्ड कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखिएगा मैं थोड़ा सा इसको रिवाइंड करवा देता हूँ। जैसे ही नर्व इंपल्स आए, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर निकले, ये इसके ऊपर लगे रिसेप्टर साइड के ऊपर जो कि सार्कोलीमा के ऊपर मौजूद थी। मैसेज किधर भेज दिया गया, ट्रांसवर्स ट्यूब्स के अंदर। ट्रांसवर्स ट्यूब्स इसको पूरे मसल फाइबर के अंदर जो है वो ऐसे रन करवाएंगी। तो ये फर्दर इसको कौन कैप्चर करेगा, जो आपके पास हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करेगा, कैल्शियम आयंस को जो है वो साइटोसोल के अंदर रिलीज कर देगा। जैसे ये कैल्शियम आयन रिलीज होंगे ये ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करेंगे। ट्रोपोनिन क्या करेगी, ट्रोपोमायोसिन की कन्फर्मेशन को चेंज करेगी। ट्रोपोमायोसिन की कन्फर्मेशन जैसी चेंज होगी अब क्या होगा, एक्टिन जो है उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी और क्रॉस ब्रिज उसके साथ आके लग जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम मसल्स की हरकत करते हैं इसके लिए तो ATP की ज़रूरत होती है, तो ये ATP की ज़रूरत किस जगह पर होती है, तो याद रख लें बेटा ये ATP की ज़रूरत क्रॉस ब्रिज के लगने और टूटने के लिए ATP जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ATP का रोल क्या है, सो याद रखिएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो हाइड्रोलाइज होता है, इसको तोड़ा जाता है ADP प्लस PI के अंदर। ठीक है, इसकी जो एनर्जी है उसमें क्या है, इसको यूटिलाइज करते हुए जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ होता है उसको क्या करवाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिटैच करवाया जाता है। याद रख लें जो क्रॉस ब्रिज बना पड़ा है उसको क्या करवाना है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक्टिन है, ये मायोसिन, ये क्रॉस ब्रिज बना पड़ा है, ATP आएगी इसको डिटैच करवा देगा। क्या करवाएगा, इसको डिटैच करवा देगा। याद रखें ये बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है कि डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो कौन करवा रहा होता है, ATP करवा रहा होता है उसकी हाइड्रोलाइसिस से, और इसकी फॉर्मेशन में भी ATP का ही रोल होता है। क्लियर हुआ। तो फॉर्मेशन एंड डिटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, ताकि क्या हो सके, आसानी के साथ उसके ऊपर जो है वो मूवमेंट कर सके, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर सके, कौन सा फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। और इसके बाद ये स्टूडेंट इसी से रेलिवेंट एक सवाल है रिगर मोर्टिस। व्हाट इज रिगर मोर्टिस? रिगर मोर्टिस हम कहते हैं स्टिफनेस ऑफ मसल। अब ये कब होती है, ये स्टिफनेस कब होती है, जब बंदे की डेथ हो जाए। अब चूंकि वो ऑक्सीजन तो ले नहीं रहा, ऑक्सीजन ले नहीं रहा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुराक को तोड़ा नहीं जा रहा, खुराक टूट नहीं रही, तो ATP जो है वो नहीं बन रही होती, ATP का लेवल डाउन हो जाता है। जब ATP का लेवल डाउन हो जाएगा, ATP प्रोवाइड नहीं होगी, तो ये क्रॉस ब्रिज जो हैं ये टूट नहीं पाएंगे, ये अटैच रहेंगे और उससे क्या होगा, मसल जो है वो स्टिफ हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। ठीक है, ये वैसे तो इसकी मेडिकल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है, यही बताता है कि एक बंदा जो है उसकी डेथ आधा घंटा पहले हुई है, 2 घंटे पहले हुई है, 3 घंटे पहले हुई है। क्यों, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन जो हो चुकी होती है वो जितना मसल स्टिफ होता जाता है इसका मतलब उतना टाइम क्या हो रहा है, डेथ को ज़्यादा होता है। लेकिन इसके ऊपर और भी फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, टेम्परेचर का फैक्टर भी है। ठीक है, उसकी मतलब मदद से भी जो डॉक्टर्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम हो गया डेथ को। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ ATP के सवाल ये पैदा होता है कि ATP मिलती कहाँ से। हम
रोज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं खुराक के अंदर, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या होना है, एटीपी बननी है। आप लोगों को पता है ग्लाइकोलाइसिस होगी, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एरोबिकली अगर तोड़ा जाए तो वो 36 एटीपी देगा। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं एटीपीज़ को यूटिलाइज कर लिया जाता है। दूसरा, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाएं तो हम केराटिन फॉस्फेट को सेकंड नंबर पर लेते हैं। यही वजह है कि ये जो जिम करते हैं बच्चे, ये केराटिन फॉस्फेट जो केराटिन है ये पहले खा लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के अंदर इनको मसल फटीग ना हो और मसल जो है वो एक्टिवली काम करे, और यहाँ से एटीपी लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो मसल होता है वो क्या करता है, अगर उस तक ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए, ग्लूकोज कम हो रही हो, पता चल रहा हो कि ग्लूकोज जो है वो कम होने को है, तो अब मसल क्या करता है, मसल इसको एनारोबिकली तोड़ना शुरू कर देता है। और इसमें एक और फैक्टर भी है कि ऑक्सीजन का लेवल अगर लो हो जाए, हम इतनी एक्सरसाइज कर लें कि ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट है वो मिल ही ना रही हो, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। इस ग्लूकोज को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इससे क्या हासिल होता है, एटीपी जो है वो ले ली जाती है। और कहा जाता है कि ये आपके पास एनारोबिक कंडीशन के अंदर, और ये स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। इससे क्या होना है, जैसे ही लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा तो पीएच क्या हो जाएगी, मसल की डाउन हो जाएगी, जिससे मसल एक पेन होना शुरू हो जाएगी, जो इंडिकेटर है कि अब आप क्या कर चुके हैं, थक चुके हैं। तो कहा जाता है कि जब रेस्ट की कंडीशन होती है तो 1/5 लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज करते हुए, ये जो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं ना, 1/5 को यूटिलाइज करते जो 4 होते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर, C6H12O6 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पीएच है वो उसको भी क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, और जो खलियाँ पड़ चुकी हैं, जो मसल थक चुका है, उसको क्या किया जाए मेरा बेटा, कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ, यहाँ पर एक और भी चीज़ है, ऑल और नन रिस्पॉन्स। ऑल और नन रिस्पॉन्स, ये वही बात है कि ये बड़े मुतहिद होंगे। भाई कंट्रैक्ट करना है तो एक ने करना है, उसके साथ बाकी सारे बिस्मिल्लाह पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आधे रिलैक्स कर रहे हैं। नो, एक मसल के अंदर ऑल और नन का मतलब ही ये है कि सारे के सब जो हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अदरवाइज क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो करेंगे ही नहीं। ऑल और नन रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो है वो क्या इफेक्ट होता है मसल के ऊपर, तो याद रख लें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज जो है ये क्या करती है, एक्सरसाइज की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, यू नो। अब वर्कआउट करने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी होगी, ऑक्सीजन ज़रूरी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ने हेल्प करनी है किसके लिए, C6H12O6 को किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एटीपी के। तो जितनी एटीपी हमें मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, हमारा मसल उतना जो है वो वर्क करेगा। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी हम उतना थकते क्या हैं, कम है, फटीग हमें कम होगी। अभी पिछले बातों में मैंने आपको बता दिया। तो ऑक्सीजन के मिलने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ ज़रूरी होगी, ऑक्सीजन हमारे पास कौन सी चीज़ पहुँचाती है, आपको पता है, ऑक्सीजन हमारे पास पहुँचाती है ब्लड कैपिलरीज। तो जो मसल आपके पास ज़्यादा वर्कआउट करता है, जिससे ज़्यादा काम लिया जाता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ कैपिलरीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। भाई ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का क्या मकसद है, ताकि क्या किया जाए, ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब ये सारे प्रोसीजर के लिए काम कौन करता है, यू नो वेरी वेल कि पायरोविक एसिड, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड तक तो काम हो गया, आगे सारा काम किसका है, आगे सारा काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, अपने नंबर के अंदर इजाफा करना शुरू कर देंगे। तो मसल सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे तो क्या होगा, उतनी एटीपी भी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरह से एवरेज जो मैस होता है मसल का वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लस ब्लड कैपिलरीज प्लस स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और फिर आपको पता है फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसे ही मसल को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो ये आपके पास है। और फिर बाद में जब अपना छोड़ दिया जाता है एक्सरसाइज को, फिर मसल्स छोटे हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड कैपिलरीज भी फिर कम हो जाती हैं, प्लस मेरा बेटा क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। सर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कम होते हैं, तो याद रख लें लाइसोसोम ये काम करते हैं। लाइसोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रियल रेगुलेटर्स के भी नाम से जाना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को रेगुलेट करते हैं। क्लियर हो गया।
कम कर रहे होते हैं। वही ऑटोफेगोसोम्स आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ रखा होगा। उसके बाद आता है ट्रोपोनिन टेस्ट एज बायोमार्कर। याद रख लें कि ट्रोपोनिन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। एक बंदा जिसको हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसके अंदर जब उसका ट्रोपोनिन टेस्ट करवाया जाता है ना, ट्रोप टेस्ट इसको बोलते हैं, अगर तो ये आ जाए पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि ये बंदा अभी हार्ट अटैक की कंडीशन से गुजर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? आपको पता है कि जो कार्डियक मसल हैं, ऑब्वियस सी बात है वो भी इंटरमीडिएट एक मूवमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर पंपिंग कर रहा है। अल्लाह ना करे कोई नाली बंद हो जाए, जब नाली बंद होगी तो इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कि हार्ट के मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ब्लड नहीं पहुंच रहा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, साइनोसिस हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, यू नो वेरी वेल। तो उसके बाद बेटा क्या होगा कि वहाँ से ट्रोपोनिन जो है वो निकल कर आपके ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रोपोनिन का लेवल ब्लड के अंदर राइज होना शुरू हो जाएगा। जब ट्रोपोनिन का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि बंदा इस टाइम हार्ट अटैक के अंदर गुजर रहा है। जिस बंदे को हार्ट अटैक हो रहा हो या होने वाला हो या हो चुका हो कुछ थोड़े से टाइम के बाद, आप चेक करेंगे उसके ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन का लेवल जो है वो राइज हुआ होगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।